नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ दिनों में बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। ये तो हफ्ता क्लोज होते होते निचले सिरों से कुछ रिकवरी आ गई, संभलने की कोशिश थी मार्केट की, लेकिन हालत बहुत टाइट है। निवेशकों के पोर्टफोलियो में ड्रॉडाउन्स देखने को मिल रहे हैं और दिवाली से पहले बाजार पे इतनी बड़ी बिकवाली जो आई है, इसमें करना क्या चाहिए? क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर बाजार अभी और गिरेगा? इस पे बात करने के लिए हितेश ठक्कर जी मेरे साथ से मौजूद हैं। एक्टिंग सीईओ हैं आईटीआई म्यूचुअल फंड के। हितेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्ते। सर, जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बोला कि बाजार की हालत तो बहुत टाइट हो गई, ये तो पता लग रहा था क्योंकि दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स इस हफ्ते बहुत बुरी तरह टूटे हैं। अच्छा, पहले तो हमारे पास बहाना था चाइना का, लेकिन यहां तो जैसे ही क्वार्टर टू रिजल्ट सीजन शुरू हुआ वैसे ही औंधे मुंह गिरना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट ने। ये जो फ्राइडे को लोअर एंड पे कुछ खरीदारी आई है तो इससे कुछ कुशन मिला है क्या? आपका मार्केट आउटलुक क्या है अभी? रजत जी, बेसिकली मार्केट, स्टॉक मार्केट ऐसा है कि जो कभी स्ट्रेट लाइन होता नहीं है। आप और हम जानते हैं, सालों से लास्ट 3 साल 30 इयर्स का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स वॉलिडिटी रहती ही है। और वो बोलते हैं ना, ईसीजी रिपोर्ट हम देखते हैं तो ईसीजी रिपोर्ट में जब अप्स एंड डाउन्स होता है तो बोला जाता है कि आदमी जिंदा है। वैसे ही मार्केट का भी ऐसा है, वॉलिटिलिटी रहती है। अभी आज के समय में हम देखें तो पीस ज्यादा थे, वैल्यूएशन वेरी हाई था। एफआईआईस का भी थोड़ा बाइंग साइड से हम देखते हैं तो काफी पॉजिटिव नहीं रहा है। बट ओवरऑल इंडिया के बारे में हम सोचे तो इंडिया एज ए फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है। कुछ डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अभी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में 7.2% से जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है। जीएसटी कलेक्शन हम देखें सितंबर का तो 1,73,000 करोड़ है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व देखिए $700 बिलियन क्रॉस कर चुका है। सो ये सब इंडिकेटर्स हम देखते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है भारत में। तो ये देखते हैं अगले 3 से 5 साल के अंदर भारत का इकोनॉमी बहुत ब्राइट है। और हर एक निवेशक के लिए ये अपॉर्चुनिटी है इसमें अपना वेल्थ बनाने के लिए। लेकिन सर, हमारे मार्केट्स टूट रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स नहीं टूट रहे, तो हम क्या जरूरत से ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो गए थे? वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए थे जिसकी वजह से नीचे आए? क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स तो रिकॉर्ड स्तरों पर हैं। उसमें ना सितंबर का आप कुछ डेटा देखेंगे तो मिक्स रिस्पॉन्स है। ऐसा नहीं है कि सब मार्केट टूटे, जैसे चाइना है, रशिया है, इंडिया है, उसमें थोड़ा पॉजिटिव रहा। और ब्राजील है, जापान है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, वहां पे नेगेटिव रहा है। सो ये वॉलेटिलिटी और मार्केट अप्स डाउन के काफी रीजंस है। जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन है, वो सबसे बड़ा फैक्टर आज की तारीख में बोल सकते हैं भारत के लिए भी। सो ये हम छोटे पीरियड के लिए सोचेंगे तो ये वॉलेटिलिटी है। पर हम 3 से 5 साल का सोचते हैं रजत जी, तो सब ये वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन जर्नी, ऐसा माना जाता है। सो मेरा मानना है कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहना चाहिए। टाइम इन द मार्केट इज नॉट पॉसिबल। टाइमिंग इन द मार्केट इज व्हाट इज इन अवर कंट्रोल। और हम समय 3 से 5 साल के समय में हम बने रहे हैं तो इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिलता ही है। अच्छा, तो ऐसे मूड माहौल में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या फंड मैनेजर्स भी अपनी इन्वेस्टमेंट रणनीति में ट्वीक कर देते हैं, कुछ बदलाव करते हैं? क्या आपने कुछ बदलाव किया? क्योंकि हमने तो देखा है जैसे निफ्टी के बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स इस हफ्ते टूटते हुए, स्पेशली बजाज ऑटो, पोस्ट नंबर्स एकदम से टूटा था। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो भी क्या अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं? मैं आईटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि हमारा रबेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है। हम एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क से चलते हैं क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। ठीक है, आज कोई सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस है, कोई सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। बट एज ए आईटीआई म्यूचुअल फंड हमारा एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है। हम लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी डोंट टेक एनी कैश कॉल्स। और हमारा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी है। सो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बना के रखते हैं ताकि जब मार्केट ऊपर है तब मार्केट का बेनिफिट भी इन्वेस्टर्स को मिलता है, और मार्केट डाउन होता है तो जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो जो तरीके से मार्केट में गिराव आती है उस हिसाब से इतना गिरने का चांसेस कम हो जाते हैं।
सो एज ए आईटीआई म्यूचुअल फंड हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लेकिन सर वो थीमेटिक फंड्स भी तो होते हैं जो पर्टिकुलर थीम्स पे चलते हैं, तो वो अभी बाजार पे जो रीसेंट करेक्शन आई है उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और आप क्या सजेस्ट करोगे, डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ जाएं या फिर अभी थीमेटिक फंड्स के साथ रहें? सो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज के समय में थीमेटिक फंड में, म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इनफ्लो ज्यादा आ रहा है। सो थीमेटिक फंड जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं वो कैटेगरी है जहां 80% वो पर्टिकुलर थीम और वो सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। जैसे कंजम्पशन हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, हेल्थ केयर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है, ये सब सेक्टर्स है। वो सेक्टर में 80% जो फंड का कॉर्पस रहता है, जो ईयूएम रहता है, वो सेक्टर में इन्वेस्टेड रहता है। सो ये जो सेक्टर्स है वो साइक्लिकल नेचर में रहते हैं। इकोनॉमी जैसे बिजनेस परफॉर्मेंस होता है, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस होता है, उस तरीके से ये साइक्लिकल रहते हैं। तो इसमें वॉलिटिलिटी दिखनी मिलती है। सो जो भी इन्वेस्टर्स ये थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होना बहुत जरूरी है। उनके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से, उनको वो पैसा कब वापस चाहिए, ये सब फैक्टर्स ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थीमेटिक फंड यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न, उसमें रिस्क सबसे ज्यादा है और वो साइक्लिकल इन नेचर है। सो एज ए पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, 10 to 20% तक इन्वेस्टमेंट थीमेटिक फंड में करते हैं तो एडवाइजेबल है। बट पूरा पोर्टफोलियो थीमेटिक साइड है वो एडवाइजेबल नहीं है। सो अगेन मैं हमारे निवेशकों को बताऊंगा कि उनको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लेना चाहिए जब वो थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और अपना फाइनेंशियल गोल देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ कितने पीरियड के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सर ऐसी मार्केट में ये तो समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमाने बहुत आसान तो है नहीं, तो म्यूचुअल फंड्स के साथ ही हो लें। और आपके एक्सपीरियंस से तो भरोसा बहुत है लोगों को और फंड मैनेजर्स पे। हम ये भी देख रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज भी बहुत तगड़े देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसी मार्केट में जहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा हो कि तनाव की स्थिति है, क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए? क्या कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं ऐसी कॉम्प्लेक्स मार्केट में? सो रजत जी, स्टॉक पे मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको सेक्टर्स और उसके बारे में बोलूं तो बेसिकली एज ए इन्वेस्टर आज म्यूचुअल फंड वो क्यों सिलेक्ट करता है, बिकॉज उसकी स्टॉक मार्केट में एक्सपर्टाइज नहीं है। करेक्ट। तो इस वजह से वो फंड मैनेजर्स को अपने पैसे देता है मैनेज करने के लिए, ताकि फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस, अपने आउटलुक के बेस पे वो मार्केट में निवेश करे और अच्छे से अच्छा रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को देने का प्रयत्न करे। ये बैकग्राउंड से इन्वेस्टर देता है। आज का जो समय है वो वॉलेटाइल है, मार्केट अप्स एंड डाउन्स है, जियो पॉलिटिकल जो तनाव है वर्ल्ड लेवल पे, यूएस का इलेक्शन है, क्रूड प्राइस, ये सब फैक्टर्स है जिस वजह से मार्केट अप डाउन रहता है। कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है, हर एक सेक्टर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सो मैं निवेशकों को ये एडवाइस दूंगा कि हो सके वो डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो रखें। फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, वो कैटेगरी एडवाइजेबल है। और बैलेंस एडवांटेज फंड भी देख सकते हैं जहां पे मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट रहता है। और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो फेज मैनर में भी कर सकते हैं, यानी जो पैसा वो लगाना चाहते हैं वो एसआईपी के रूट थ्रू और डेट में इन्वेस्टमेंट करके, लिक्विड में इन्वेस्टमेंट करके, एसटीपी थ्रू वो अपने डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एडवाइजेबल है उनके लिए, बिकॉज वो मार्केट के जो अप्स एंड डाउन से एज ए इन्वेस्टर, एज ए म्यूचुअल फंड भी हम नहीं समझ पाते कि आज क्यों डाउन गया, वो कोई नहीं बता सकता है, वो कोई भी मार्केट में बता नहीं सकता है। और फ्लेक्सी कैप फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, मल्टी कैप फंड है, ये डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है। वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन के लिए एडवाइजेबल है, स्पेसिफिकली जब मार्केट वॉलेटाइल है। इसी वॉलेटाइल मार्केट में ना एक बार रिजल्ट सीजन शुरू हो रखा है सर, और उसमें हाल फिलहाल में जो ये रिजल्ट्स आए हैं ना, उसमें कहीं पर तो बिल्कुल ही आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और स्टॉक्स दौड़ रहे हैं, कहीं पर एकदम से आउटलुक ही ऐसा आ रहा है कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी ऑटो सेक्टर पे आपका क्या व्यू है?
पोस्ट बजाज ऑटो नंबर्स एकदम से क्रैक पड़ गया। भरोसा बहुत ज्यादा था कि त्योहारी सीजन में ऑटोज अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे से आउटलुक निकल के आ रहे हैं कि डिमांड ही इतनी स्ट्रांग नहीं है, डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं। तो ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था, और वो भरपाई करने को मिल रही है। अब स्टॉक्स तो बहुत पहले भाग चुके। सो रजत जी, मैं अगेन एक बार आपको बताऊंगा कि हम एक क्वार्टर का, जब हम वेल्थ क्रिएशन सोच रहे हो, तो एक क्वार्टर का हमें नहीं देखना चाहिए। इंडिया का आप देखो तो इंडिया में मिडिल क्लास अप हो रहा है। जो लोअर मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास बन रहा है, मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास बन रहा है। जब मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जाते हैं तो एक कुछ एस्पिरेशन रहती है। जैसे मेरे पास टू व्हीलर है तो मैं फोर व्हीलर के लिए एस्पिर करूंगा, मेरे पास फोर व्हीलर है तो मैं हायर वर्जन के लिए एस्पायर करूंगा। सो ये साइकिल अगले 3 से 5 साल की हम देखेंगे तो ये सेक्टर ग्रो होने ही वाले हैं। नाउ शॉर्ट टर्म पीरियड में एक क्वार्टर के लिए हो सकता है कि जो प्रोजेक्शन है सेक्टर का या कंपनीज का उस हिसाब से ना हो, बट अगले 3 से 5 साल में ये सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। और जिस तरीके से इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी बढ़ेगी, जिस तरीके से इंडिया की कंजम्पशन ग्रोथ थीम बढ़ेगी, उस हिसाब से ये सेक्टर और जितने भी कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर है सबको ग्रो होना ही है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है ये क्वार्टर को देख के इन्वेस्टर को बाजार में स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि ऑटो सेक्टर ने अच्छा नहीं किया, उनका डिमांड नहीं है तो मैं करूं कि ना करूं इन्वेस्टमेंट। बिकॉज म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो 3 से 5 साल का होराइजन रखना चाहिए इक्विटी में। तभी वो रियल जो इक्विटी का परफॉर्मेंस होता है या जो इक्विटी रिलेटेड उनको जो रिटर्न देखना चाहिए वो उनको देखने को मिलता है। अच्छा, जो सेक्टर्स एक्सपोजर अमेरिका पे रख रहे हैं, क्या वहां पर ज्यादा फोकस रहेगा अभी मार्केट में? जैसे कि आईटी, फार्मा। अमेरिका में एक तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, और वहां पर ब्याज दरों में गिरावट होनी शुरू हो गई है। तो क्या आईटी और फार्मा सेक्टर्स आपको पसंद है? स्पेशली आईटी, पोस्ट टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, सबके नंबर्स आ चुके हैं उसके बाद। सो आईटी और फार्मा, आप भारत को ही ले लोगे तो भारत में ही बहुत सारी डिमांड है आज। भारत में आईटी का स्प्रेड भले कितना भी हुआ है, बट जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने स्टार्टअप फिनटेक कंपनीज खड़ी हो रही है, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, उस हिसाब से मैं अमेरिका नहीं बट भारत को कंसीडर करूं तो भी बहुत डिमांड है। अभी भी हमारा फुल पेनिट्रेशन नहीं है टायर 2 टायर 3 सिटीज में, जो टायर 4 सिटीज तक हम देखें तो। और फार्मा इज नाउ पार्ट ऑफ योर एसेंशियल लाइफ। फार्मा मेडिसिन जो है आज ह्यूमन बीइंग की एसेंशियल हो गई है, जो लाइफस्टाइल है हमारी। सो ये सेक्टर्स में अगले कुछ समय में ग्रोथ होने वाला है। भारत में ज्यादा ग्रोथ होगा। भारत का जो आउटलुक है, भारत का जो लो कॉस्ट लेबर सेटअप जो है, उस हिसाब से भारत की जो कंपनीज हैं उनको ग्रोथ मिलने ही वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इन, आप आईटी में देखोगे वेरियस सेक्टर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इवन योर डेटा सेंटर, ये सब इतने ह्यूज पोटेंशियल एरियाज है जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है भारत के लिए। तो भारत की कंपनीज के सेक्टर के लिए हम बहुत पॉजिटिव हैं। मे बी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट अगेन मैं कहूंगा कि हम क्वार्टरली रिजल्ट ना देके म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लंबा पीरियड सोचना चाहिए, क्योंकि वो ईसीजी रिपोर्ट है। राइट, पर अभी ना निवेशक ये जानना चाहते हैं, जैसे बाजार में करेक्शन नहीं आई थी, तो क्या अपॉर्चुनिटी किसी को डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर में भी अगर लेना हो तो अगली कमान कौन संभालेगा बाजार की, अगर तेजी आ गई तो एज अ फंड हाउस, फंड मैनेजर, आपकी अप्रोच पॉजिटिव साइड पे कौन से सेक्टर्स पे है जो आपको पसंद है, और जो आप टॉप प्रायोरिटीज पे रखोगे, हाँ ये सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश करना ठीक है? सो कंज्यूमेबल, रियल एस्टेट, फार्मा, ये सेक्टर्स पे एज ए फंड हाउस हम पॉजिटिव है। बट मार्केट वॉलेटाइल है तो इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। और एसआईपी और एसटीपी रूट थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। इसमें बैंकिंग नहीं आया कहीं पर? सर बैंकिंग फाइनेंशियल में क्या कोई दिक्कत है? और ऊपर से सो सो कुछ चार एनबीएफसी ऐसी थी जिसपे तो आज आरबीआई ने गाज गिरा दी। उन्होंने बोला था अपनी इंटरेस्ट पॉलिसी में अभी हाल फिलहाल में कि भैया एनबीएफसी सुधर जाओ, एनबीएफसी कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे और धड़ल्ले से लोन्स बांट रही हैं, तो एक्शन लेना था, ले लिया। बैंकिंग फाइनेंशियल्स में रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं?
एनबीएफसी स्टॉक्स पे क्या करें, निजी बैंकों पे क्या करें, सरकारी बैंकों पे क्या करें? सो सेक्टर स्पेसिफिक रजत जी, आप जैसे निफ्टी 50 देखोगे तो हाँ। उसमें मोर देन 40% कंपोजिशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का है। और जब भारत को ग्रोथ होना है तो फाइनेंशियल्स को होना ही है। तो वैसा हम नहीं बोल सकते कि बैंकिंग में पॉजिटिव नहीं है सेक्टर। अब आज की डेट में कॉरपोरेट बैलेंस शीट्स बहुत पॉजिटिव है, लो लिवरेज्ड है। बैंकिंग सेक्टर्स की भी जो बैलेंस शीट्स है बैंक्स की, वो भी काफी पॉजिटिव है, लो लिवरेज, उनका जो एनपीए है वो भी काफी तरीके से एज कंपेयर टू 5 to 10 years अभी काफी पॉजिटिव साइड है। इंसॉल्वेंसी एक्ट ने भी काफी हेल्प किया है, फॉर्मलाइज टू इकोनॉमी। सो अगले अगले कुछ समय में बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, हर सेक्टर ग्रो करेगा। सब इकोनॉमी में इंटरलिंक रहते हैं। जैसे आपने ऑटो का बताया कि ऑटो में अभी पॉजिटिव नहीं हमें लग रहा है, सो उसकी लोन्स पे भी इंपैक्ट आती है, राइट। सो ये सब सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड है। बट भारत को देखते हुए अगले 3 से 5 साल हम लोगों को इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। एसआईपी फेज मैनर में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जब करते हैं, मैं फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वो कैटेगरी में जब म्यूचुअल फंड में निवेशक अपना पैसा लगाते हैं, तो उसमें लार्ज मिड स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन रहता है। उसमें फंड मैनेजर हम अपने व्यू से, अपने एक्सपर्टाइज से, हम उसके अंडरस्टैंडिंग से वो उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो टील्ड करते हैं, लार्ज कैप साइड, विद इन सेक्टर साइड, मिड कैप साइड। सो ये स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है बनाना। अच्छा, लेकिन ना हाल फिलहाल में ये एफआईएस का कॉन्फिडेंस एकदम से हिल गया, पता नहीं उनको इंडिया अच्छा ही क्यों नहीं लगता। वो तो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हो, उनकी वजह से बहुत सहारा मिलता है मार्केट को। जैसे कि आप आईटीआई म्यूचुअल फंड भी, मेरे को उम्मीद यही है कि गिरावट में हमेशा खरीदने के बारे में सोच रहे होगे। ये एफआईएस का मूड इतना खराब क्यों है इंडिया को लेकर? अचानक से चाइना अच्छा लगने लग गया, बताओ चाइना में ऐसा क्या रखा है? ऐसा वो तो इंजेक्शन स्टिमुलस मार मार के अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सो भारत का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, भारत के लोकल जो इन्वेस्टर्स है, अभी वो समझ गए कि उनको वेल्थ क्रिएशन करना है तो उनको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बनाना बहुत जरूरी है। एक समय था जब एफआईआई विड्रॉ करता था तो मार्केट में एकदम गिरावट आ जाती थी। अभी वो समय नहीं रहा है। भारत में मंथली आज की तारीख में म्यूचुअल फंड में एसआईपी मोर देन 23,000 करोड़ का इनफ्लो है, राइट। सो ये जो मार्केट में इनफ्लो वो रिटेल इन्वेस्टर्स का वो बहुत पॉजिटिव है हमारे लिए। सो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट का उनका खुद का आउटलुक रहता है, बिकॉज वो जब देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो अक्रॉस द वर्ल्ड देखते हैं, अक्रॉस ऑल इकोनॉमी, अक्रॉस ऑल कंट्रीज, इमर्जिंग। बट इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी में भी आप भारत का परफॉर्मेंस देखेंगे, जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, उसमें भी भारत का जो कंपोजिशन है उसने लास्ट 10 साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है छोटे मोटे वॉलेटिलिटी की वजह से एफआईआई का इस टाइम पे दे आर नॉट फीलिंग कि ये राइट टाइम है। बट मेरा मानना है कि ये शॉर्ट टर्म फेनोमिना है। भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं, उस हिसाब से एफआईआई आज नहीं तो कल उनका इन्वेस्टमेंट आना ही है हमारे वहां, और वो बनेगा। बट आज के समय में भारत में अ, अपने रिटेल इन्वेस्टर से जो फ्लो है वो मार्केट को बना रहा है, और वो भी एसआईपी थ्रू आ रहा है, वो सबसे अच्छी बात है। तो उनको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग जो हम बोलते हैं, उनका फायदा भी उनको मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से एफआईआई का ये हो सकता है शॉर्ट टर्म व्यू है, या लुकिंग एट वर्ल्ड इकोनॉमी उनका ये अभी डिसीजन रहेगा। बट भारत के लिए ये कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज भारत में हमारे निवेशक का हमें साथ है। राइट, तो फिर अभी अगर बाजार की इस गिरावट में, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि शुक्रवार के सत्र में रिकवर हुए तो क्या पता इस बार का जो होना था बाजार में वो हो चुका हो, अभी तो बहुत रिजल्ट्स आने बाकी हैं। लेकिन अभी अगर बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो किसी को बनाना हो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि आप सजेस्ट कर रहे हो, तो आइडियल बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाना शुरू कर सकते हैं सर अभी म्यूचुअल फंड्स में? हर एक एज कैटेगरी वाइज हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक के फाइनेंशियल गोल अलग होते हैं। लेट से कोई निवेशक है जो उसने अभी अपना जॉब शुरू किया है,
वो 23 से 30 की एज ग्रुप में है, तो वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा रहता है। बट वही 35 से 45 की एज में है, तो उनके फाइनेंशियल गोल अलग रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है, और सेम अबव 50 की जो एज है उनके गोल अलग रहते हैं। राइट, सो फाइनेंशियल गोल के हिसाब से निवेशक को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में हर एक कैटेगरी, हर एक फाइनेंशियल गोल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैटेगरी अवेलेबल है। जैसे फ्लेक्सी कैप फंड जिसका 3 से 5 साल का होराइजन है, फ्लेक्सी कैप फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो हाइब्रिड फंड हम बोलते हैं, उसमें निवेशक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो उनको पैसा लगाना है वो अगले 5 से 6 महीने में वो पैसा लगाए, उस हिसाब से उनको प्लान करना चाहिए, एसआईपी के रूट थ्रू। या लमसम भी जो कर रहे हैं वो लमसम फेज मैनर में, जो 6 महीने तक में इन्वेस्टमेंट हो जाए, वो स्ट्रेटेजी से उनको लगाना चाहिए। बट फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और बैलेंस एडवांटेज फंड, ये कैटेगरीज है जहां पे निवेशक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और ये पोर्टफोलियो उनको लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइजेबल भी है। सर आपने इतना समय गुजारा है स्टॉक मार्केट पे, जो यंग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं अभी स्टॉक मार्केट में, उन्होंने ऐसी मार्केट ना उनको अच्छी लगती नहीं है जो करेक्टिव मार्केट होती है और जहां पर पेशेंस टेस्ट होता है। पेशेंस तो फंड मैनेजर्स का भी टेस्ट होता है, यहाँ तो बात हो रही है लाखों की, वहां बात हो रही है करोड़ों की। तो पैसा तो आप ही संभाल रहे हो। तो यंग इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगे जो अभी ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ गए हैं, और सेबी ने भी हाल फिलहाल में डेरिवेटिव मार्केट से दूर रखने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को कुछ नए सेट ऑफ रूल्स जो वो इम्प्लीमेंट किए हैं स्टॉक मार्केट पे। तो फॉर यंग इन्वेस्टर्स जो अभी भी स्टॉक मार्केट में आए हैं, जिन्होंने इसको एटीएम मशीन की तरह समझ रखा है, उनके लिए क्या मैसेज होगा, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं? रजत जी, कुछ भी हमें अच्छा करना है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, वो टाइम लेता है। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। हम आज ग्रेजुएशन करना है कॉमर्स में, तो 15 साल लगते हैं, और वो कॉमर्स में 15 साल बिताने के बाद भी हमें हमारे इंटरेस्ट वाली जब जॉब चाहिए होती है तो हम ले नहीं पाते, हमें और पढ़ना पड़ता है। ये तो वेल्थ क्रिएशन की बात है। यहाँ पे मैं आज पैसा लगाऊं, कल ही बड़ा हो जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो साइकोलॉजी है हमारी इन्वेस्टर की, उनको ये समझना पड़ेगा यंग जनरेशन को कि कुछ भी करने के लिए टाइम लगता है। जैसे आप आम का पौधा लगाते हो तो कितने साल जाते हैं फिर जाके आम आता है, बराबर। ये रूल इन्वेस्टमेंट में भी अप्लाई होता है। जो वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, उनकी हम जब लाइफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कितना समय बिताया है मार्केट में इन्वेस्ट करके, राइट। शॉर्टकट हमें यूज नहीं करना चाहिए। यंग इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिक जिनका एक्सपर्टाइज नहीं है सेक्टर या स्टॉक के बारे में, उनको डायरेक्ट स्टॉक में नहीं करना चाहिए विदाउट एडवाइस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कंपनी के बारे में। और वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा के, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेके, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप ओवरनाइट पैसा बना के मैं इमीडिएटली बिलियनर हो जाऊं और वेल्थ क्रिएशन कर लूं, वो पॉसिबल नहीं है। और जो सेबी ने जो आंकड़े दिए, या सेबी जो भी नए रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, एफ में भी बहुत सारे चेंज लेके आ रहे हैं, वो एक्चुअली इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में है। और अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसमें मैक्सिमम न्यू यंग इन्वेस्टर्स है, जो मिलियनियल हम बोलते हैं, जो अप टू एज ऑफ 30 ईयर्स है। और उन उनको स्टॉक मार्केट एक फाइनेंशियल गेम लगता है, तो वो फाइनेंशियल गेम की तरह खेल रहे हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए। इसमें टाइम देना होगा, आपको समय देना है। ये है ना, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो बोरिंग गेम है, yes। वो एक्साइटिंग गेम नहीं है। और बोरिंग गेम का मतलब क्या है, आपको इन्वेस्ट करके भूल जाना है, उसको समय देना है। पौधे को जब आप समय देते हो तब आम का पौधा पेड़ बनता है और फिर देता है ना। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो मैं इन्वेस्टर को बोलूंगा कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है उनको। जब वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी, मार्केट अप डाउन रहेगा, बट उसको समझना है, उसको डाइजेस्ट करना है, और अपना समय मार्केट को देना पड़ेगा इन्वेस्ट करके, तभी उनको वेल्थ क्रिएशन जर्नी में वो पार्ट कर पाएंगे। राइट। और इनफैक्ट फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। कंसिस्टेंटली आप निवेश करते चले जाओगे तो एक छोटी राशि आज जो इन्वेस्ट करते चले जा रहे हो, आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी राशि बनेगी। लेकिन सर ओवरऑल जैसे अभी मार्केट में लास्ट सवाल होगा
कि जो पास्ट रिटर्न्स हुए, हम कहते हैं कि फ्यूचर में उतने रिटर्न्स नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी अगली दिवाली तक भी पूछूं तो स्टॉक मार्केट पे आप किस रफ्तार से अर्निंग्स को ग्रो होता देखते हो? ये एक तिमाही छोड़ते हैं, फिर जैसे आप बोल रहे हो कि एक तिमाही से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले एक साल के लिए क्या आपको लगता है कि निफ्टी 50 कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ अच्छी रह सकती है यहां से? सो अगला समय तो वैसे कोई बता नहीं सकता है, बट मैं आपको कुछ इंडिकेटर जो मैंने बताए थे मैं अभी बताऊंगा। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन है। जीएसटी कलेक्शन, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, 1,73,000 करोड़ है। आरबीआई ने 7.2% से जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है, अभी एमपीसी कमिटी में किया। ये सब इंडिकेटर्स, और गवर्नमेंट हमारी स्टेबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है भारत में, और गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। तो ये जो चीज मैं जो फैक्टर्स बता रहा हूँ, ये फैक्टर्स हमें बता रहे हैं कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगले 5 साल तक भारत में वेल्थ क्रिएशन के लिए सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। आज की तारीख में म्यूचुअल फंड में 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर है, तो कुछ भी नहीं है भारत की संख्या के सामने। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 3 से 5 साल का होराइजन रखेंगे, सबके लिए अच्छा वेल्थ क्रिएशन जर्नी है, और ये अपॉर्चुनिटी है। और जब भारत ग्रो करेगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, आप एनपीसीआई के आंकड़े देखेंगे, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की स्पीड से जो बढ़ रहे हैं, वो एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल है। तो ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है, आने वाला 4 से 5 साल का समय हमारे निवेशक के लिए बहुत पॉजिटिव है, और उनको करना चाहिए। रिटर्न का तो कल का भी हमें नहीं पता है, और वो आप और मैं बोल भी नहीं सकते। हमारे बारे में हमें नहीं पता है कल क्या होने वाला है, करेक्ट? तो मार्केट के बारे में तो हम क्या बताएंगे। बट भारत की इकोनॉमी पॉजिटिव है, और जो निवेशक एसआईपी थ्रू रूट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। राइट हितेश जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय बिस्तक को देने के लिए, और बिस्तक के पूरी टीम की ओर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी रजत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट, और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।